आज की क्लास में मैं आपको प्लास्टिड्स के रिगार्डिंग कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था, ठीक है। प्लास्टिड्स सबसे पहली चीज ये कॉपीराइटेड है प्लांट्स के लिए। प्लास्टिड्स वर्ड जब भी आपको सुनने को मिलेगा तो आपको इसको प्लांट के रिगार्डिंग स्टडी करनी है। कभी भी एनिमल्स में प्लास्टिड्स आपको सुनने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्लास्टिड्स को जब आप देखते हैं, प्लास्टिड्स, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी आपको मिलेगा तो ओनली इन ऑल प्लांट सेल्स, ठीक है। और यूग्लिना पढ़ा था आपने, याद है? प्रोटिस्टा को हेट्रोजिनस किंगडम सिखाया था मैंने आपको। रीजन ये है कि उसमें जो यूग्लिनॉइड्स है उसके अंदर भी क्या मिलता है, प्लास्टिड पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये जो प्लास्टिड्स है ये plastids are found only in all plant cells and in यूग्लिनोइड्स। और कहाँ मैम मिलेगा? आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। यूग्लिनोइड्स। एक बार फिर से इन करके देखेंगे, बाकी बच्चों को दिख रहा है या किसी को नजर नहीं आ रहा है? बाकी स्टूडेंट्स को दिख रहा है? रिप्लाई करेंगे उधर से। यस मैम। ये स्क्रीन जहां मैं लिख रही हूँ नजर आ रहा है? कश्यप अब आ रहा है नजर, अब दिख रहा है? नो मैम, बस वहाँ आपका नाम लिखा है और कुछ नहीं। अच्छा, एक बार फिर से। तो प्लास्टिड्स सिर्फ कहाँ पाए जाएंगे? प्लांट सेल्स में। और यूग्लिनोइड्स अगर आपको सुनने को मिलता है तो ये यूग्लिनोइड्स आपने कहाँ पढ़ा था? मैं यहाँ पे याद दिला दूं आपको, किंगडम प्रोटिस्टा। याद आया? जिसकी वजह से आपने क्या बोला था कि प्रोटिस्टा जो है दैट इज रेफर्ड एज हेट्रोजिनस किंगडम, क्योंकि इसमें यूग्लिनोइड्स अगर है तो इसमें प्लास्टिड्स भी पाया जा रहा है। और अगर उसमें आप प्रोटोजोआ की पढ़ाई कर रहे थे तो वो सब कैसे थे? एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक थे, है ना। ये ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा इसकी वजह से। अब इसकी खास बात ये है कि ये आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ही डिटेल स्टडी या डिटेल स्ट्रक्चर बताने का काम करता है, ठीक है। इसके पास कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं। अब इसके आधार पे कि इसके पास कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है या फिर पिगमेंट है या नहीं है, इसके बेसिस पे ये 3 टाइप के हैं। इसके बेसिस पे जब हम प्लास्टिड्स को कैटेगराइज करते हैं तो प्लास्टिड क्या है यहाँ पे 3 टाइप्स के हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। 3 टाइप्स है ये, जिसमें से ऐसे हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ये रहा प्लास्टिड्स, और इसके टाइप्स लिखने के बाद मैं फटाफट समझा देती हूँ आपको, 1, 2 एंड 3। तो हो गया ये क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। दैट इज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्रोम मीन्स कलर, क्रोमा मीन्स कलर होता है, तो क्रोमो, इसी वजह से क्रोमोसोम नाम दिया गया है। हालांकि इस टॉपिक का नहीं है बट मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि वो सिर्फ स्टेन करने के बाद ही नजर आता है, ऐसे वो नहीं नजर आता है। एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ये हो गया आपका 1, 2 एंड 3। अब अगर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट की रिगार्डिंग हम बात करते हैं तो उसमें क्या है
ये जो 3 टाइप्स हैं आपके पास, जिसमें से फर्स्ट टाइप आपने क्या सीखा, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड टाइप इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड टाइप इज ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट अगर है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, ये क्लोरोफिल कंटेन करने का काम करता है। क्लोरोफिल क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्लोरोफिल वही पिगमेंट है जिसकी वजह से सारे पत्तों का, सारी लीव्स का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। वो ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, अगर ग्रीन पिगमेंट है तो ये क्या करेगा, सोलर एनर्जी को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस करने का काम करेगा। ठीक है, दैट इज कंटेन क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। अगर ये ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस होगा तभी तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज बना के उसको स्टोर करेगा। ठीक है, ये इन शॉर्ट आपको क्या समझ आया, क्लोरोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं। क्रोमोप्लास्ट मतलब वैरायटी ऑफ, जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ ग्रीन कलर नेचर में अवेलेबल है, बहुत सारे और भी कलर होते हैं। जैसे आप बनाना खाते हैं, उसके छिलके कैसे होते हैं, येलो कलर के। ऑरेंज खाते हैं, ऑरेंज कलर का। एप्पल खाते हैं, रेड। तो बहुत सारे पिगमेंट्स जो अवेलेबल है, इनको हम लोग कैरोटीनॉइड्स की कैटेगरी में डालते हैं। तो कैरोटीनॉइड्स है, यानी जितने भी फ्लावर्स और फ्रूट्स है उसमें क्या पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द कलरलेस प्लास्टिड। क्या बोला मैंने, नेम द कलरलेस प्लास्टिड। तो ल्यूकोप्लास्ट इज द कलरलेस प्लास्टिड, कंटेन नो पिगमेंट, इसके पास कोई भी पिगमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये करेगा क्या, इसके पास सिर्फ कुछ चीजों को स्टोर करने का काम आ जाता है बस, और ये कोई काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसको मैं इधर से क्लियर कर दूं, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। काफी सिंप्लीफाई तरीके से है इसमें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ये 3 टाइप की क्या है आपके पास, प्लास्टिड है। तो ये क्या देखा आपने, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। अब आगे देखिए, तो ये आपने कहां से सीखा, प्लास्टिड के टाइप्स, जो आपने यहाँ पे टाइप्स को मेंशन करा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्लोरोफिल कंटेन करने का काम करेगा। कैरोटीनॉइड जो है इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जितने कलर और अवेलेबल हैं, जैसे कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है और अदर्स है, यानी फ्लावर्स और फ्रूट्स में जितने भी कलर हैं वो अवेलेबल किसकी वजह से, कैरोटीनॉइड्स की वजह से। ठीक है, अब ये करेगा क्या, जैसे येलो कलर है, ऑरेंज कलर है, रेड कलर है, ये सारे भी तो कलर्स ही हैं, तो ये प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब ल्यूकोप्लास्ट की बारी आती है, किसकी बारी आती है, ल्यूकोप्लास्ट की। तो ल्यूकोप्लास्ट इज द कलरलेस प्लास्टिड। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा गया है नीट के एग्जाम में। ठीक है, इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, तो इसके पास सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इसको करना क्या है, तरह तरह से अलग अलग चीजों का स्टोरेज करना है। तो जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको देखते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट अगर, पहले ऐसे कर देते हैं इसको, एक हो गया, यहाँ इतना स्पेस लेते हैं तब आएगा, लिखती जाती हूँ साथ के साथ ताकि पता चले कितनी जगह चाहिए मुझे। अगर हम अमाइलोप्लास्ट, अब ये भी नीट के क्वेश्चंस हैं, ढूंढ लीजिए मिल जाएगा आपको। अमाइलोप्लास्ट, ठीक है, अमाइलोप्लास्ट या अमाइलोप्लास्ट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या आता है, स्टार्च आता है। क्यों स्टोर करेगा, अगर मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ लूं, मैं बोलूं क्यों स्टोर करेगा, तो भाई बनाएगा तो बना के इतना रखिएगा कहाँ, बनाएगा तो स्टोर तो करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज स्टार्च, इसको ये क्या करेगा, स्टोर करने का काम करेगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स आर स्टोर्ड बाय
अमाइलोप्लास्ट, आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड लिखा होगा, इसको टिक करना है कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। तो ये अमाइलोप्लास्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, दैट इज इलायोप्लास्ट। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट है ई एल ए आई ओ पी एल ए एस टी एस, इलायोप्लास्ट, ठीक है। अब ये किसके लिए जाना जा रहा है, इसको जाना जाता है ऑयल और फैट के स्टोरेज के लिए, स्टोरेज ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, ऑयल्स एंड फैट्स, इसके स्टोरेज के लिए इसको जाना जाता है, ठीक है। देन है आपके पास, यहाँ पे है अल्यूरोप्लास्ट। एक चीज याद रखना है आपको, जहां जहां आपको ALEURO अल्यूरो वर्ड नजर आए, दिस टर्म इज कॉपीराइटेड टू प्रोटीन, मतलब आप समझ जाइए प्रोटीन से रिलेटेड है। एक लेयर आएगा आगे जाके, मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगी, अल्यूरोन लेयर, है ना। तो प्रोटीनेशियस लेयर होगा वहां पे, जिसको हम बोलेंगे अल्यूरोन लेयर। तो क्या हो गया ये अल्यूरोप्लास्ट, अल्यूरोप्लास्ट। ये अल्यूरोप्लास्ट क्या करेंगे, प्रोटीन को स्टोर करने का काम करते हैं। बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, इतना होने के बाद आपको जरूर समझ आएगा। ये क्या करेगा, प्रोटीन के स्टोरेज का काम करेगा, प्रोटीन के स्टोरेज का ये काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, मैंने अभी ये एक पैरा, वन पैरा आपको समझाया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, इस पेज में कोई डाउट तो नहीं किसी को, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। देन देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है इसके ऊपर, ये क्लोरोप्लास्ट जो है इसके ऊपर सारी जवाबदेही है किस चीज के लिए, ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी के लिए, ठीक है। जैसे कई बार ना बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इसे हमें अलग से क्यों पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट जो है इसके इसके बारे में हमें अलग से सेपरेटली क्यों पढ़ाई करनी है। तो रीजन ये है, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से हमें इसको डिटेल में करना पड़ता है। क्लोरोप्लास्ट के रिगार्डिंग जब आप समझना स्टार्ट करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट का माइक्रोस्कोपिक व्यू जो है पहले हम उसको समझते हैं, ठीक है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखते हैं, किसको देखते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है। फटाफट समझते चलेंगे। सबसे पहली चीज, क्लोरोप्लास्ट के पास जब आप इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, तो इसके पास पहले क्या होता है, इसका अपना एक आउटर मेम्ब्रेन होता है। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, ठीक है। फिर क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन के बाद इसके पास अपना एक, यहाँ देखिए क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है। व्हाट इज दिस, इनर मेम्ब्रेन। क्या है इसके पास, इनर मेम्ब्रेन है। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह होता है उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। द स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, द स्पेस बिटवीन outer membrane and inner membrane of chloroplast is termed as intermembrane space, ठीक। अब यहाँ पे एक, इसको मैं सही कर देती हूँ, इट्स नॉट स्टोमा, स्ट्रोमा होगा। ये डायग्राम तो सही है बट इट्स स्ट्रोमा हो जाएगा। यहाँ पे आर मिसिंग है, मैं लिख देती हूँ स्ट्रोमा। एस, ठीक है, थोड़ा ज्यादा इसको सही कर दूंगा, स्ट्रोमा है एस TROMA, आर मिसिंग था वहां पे, TROMA, स्ट्रोमा, ठीक। अब इसके अंदर ऑब्वियस है कि फ्लूइड फिल्ड होगा। अच्छा, जो माइटोकॉन्ड्रिया था उसके फ्लूइड का क्या नाम था, जल्दी बताइए फटाफट। माइटोकॉन्ड्रिया के फ्लूइड का क्या नाम था, आंसर दीजिए।
माइटोकॉन्ड्रिया के फ्लूइड का क्या नाम बताया था मैंने? माइटोकॉन्ड्रिया के फ्लूइड का मैंने आपको नेम बताया था मैट्रिक्स, लेकिन यहाँ ये क्या हो गया, स्ट्रोमा हो गया। यहाँ क्या हो गया, इसका नाम स्ट्रोमा हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब हम लोग थोड़ा ध्यान से इसको समझते हैं। होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये 1 रुपए का सिक्का है, इसके ऊपर आपने एक और कॉइन रखा है, इसके ऊपर आपने एक और कॉइन रखा है, इसके ऊपर आपने एक और कॉइन रखा। इसी तरीके से यहाँ पे होता क्या है, एक छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम थैलाकोइड, एक को थैलाकोइड बोलते हैं, एक को क्या कहते हैं, थैलाकोइड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो एक थैलाकोइड है, जब थैलाकोइड, इसके ऊपर थैलाकोइड, इसके ऊपर थैलाकोइड, इसके ऊपर थैलाकोइड, जब हम इसको अरेंज कर देते हैं तो इसको 1 ग्रैनम बोलते हैं। देखिए लिखा हुआ स्टैक ऑफ थैलाकोइड्स। इसको जब हम स्टैक के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रैनम। और एक साथ अगर हम इसको 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 अगर हम सबको एक साथ लिखे तो ग्राना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ग्राना हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, ग्राना, यानी कि ग्रानम इज द सिंगुलर वर्ड एंड ग्राना इज द प्लूरल वर्ड। ठीक है, एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से जोड़ने का काम लैमेला करता है। आप इसको लैमेला भी लिख सकते हैं, आप इसको स्ट्रोमा लैमेला भी। ये स्ट्रोमा जो है, क्योंकि ये स्ट्रोमा के बीच बीच में प्रेजेंट है, स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको आप स्ट्रोमा लैमेला भी बोल सकते हैं। ठीक है, और थैलाकोइड के अंदर देखिए इसका क्या है, ल्यूमेन है। इनसाइड ऑफ थैलाकोइड इज नोन एज ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड। इसके स्ट्रक्चर को समझने में कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है बिल्कुल? आपको क्लियर है बिल्कुल ये, इसमें कोई यस दिक्कत मैम। तो नहीं? चलिए ठीक है, तो इसको अब हम डिटेल में फटाफट देख लेते हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग क्या बताया और क्या समझाया जा रहा है आपको। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कॉपी में बना लेंगे। तो मैंने जो स्टोमा लिखा था वही गायब हो गया। अच्छा, मैं फिर से लिख दूंगी, और क्या। स्टोमा है, आर मिसिंग है उसमें, बाकी सारी चीजें तो ठीक ही है। स्टोमा, स्टोमा नहीं होता, स्ट्रोमा होता है, STROMA। तो अगर ये क्लोरोप्लास्ट में है तो इसका नाम स्टोमा हो जाएगा, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो इसका नाम मैट्रिक्स हो जाएगा। सोचने वाली बात है, अभी इसका नाम स्टोमा हो जाएगा, स्ट्रोमा, दैट इज STROMA, स्ट्रोमा। ठीक है, एक्वस फ्लूइड जो फिल्ड है इसके अंदर, दैट इज स्ट्रोमा। अब स्क्रीनशॉट लेंगे इस डायग्राम का, बिना देखे बना लेंगे। इसको देख के बनाने की कोई जरूरत नहीं, काफी आसान डायग्राम है, कुछ नहीं है इसमें। 2 मेम्ब्रेन बनाना है और स्टैक्स ऑफ थैलाकोइड्स बनाने हैं और सबको लेबल कर देना है, स्टोमा लेबली उनके बीच में खींच के। ठीक है, चलिए अब इसकी डिटेलिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको जब समझना स्टार्ट करते हैं तो इसमें कौन सी चीज स्पेशल है, सो देखिए फटाफट। अब बहुत आसानी से, काफी इजीली आपको ये समझ आ जाएगा। देखिए, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी भी समझा दिया। ये एक 3D स्ट्रक्चर आपको शो किया जा रहा है कि अगर आप ऊपर से ऐसे इसको, ये कट शो किया जा रहा है, अगर आप इसको ऐसे काटते हैं तो आपको ये कैसा दिखता है। ये स्टैक्स ऑफ थैलाकोइड है, यहाँ पे ऐसे देखिए अरेंज किया जा रहा है। इसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड है दैट इज स्ट्रोमा। उसके बाद क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। अगर एक स्टैक है तो ग्रैनम है, किसका स्टैक है, थैलाकोइड का है। लैमेला को क्या बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है तो स्ट्रोमा लैमेला। ये सब कुछ आपको पता है, आपने सेक्शनल व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट याद कर लिया। ठीक है, अब जो ज्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स में।
मेसोफिल सेल्स क्या होते हैं? अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं पता है तो मैं बताती हूँ आपको। मेसोफिल सेल्स क्या होते हैं? याद है किसी बच्चे को? व्हाट आर मेसोफिल सेल्स? मेसोफिल सेल्स क्या होते हैं? अगर आप किसी लीफ का ट्रांसफर सेक्शन करते हैं, ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको व्हाट आर मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स को जब हम समझना स्टार्ट करते हैं तो लीफ के अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जितने सेल्स का मास है उनको हम क्या कहते हैं? मेसोफिल सेल्स। तो ये भी नीट का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोजिशनिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन एनी लीफ? कहाँ पाया जाता है भाई? आपने चलो बोल दिया, आपने बचपन से पढ़ा है कि ये पाए जाते हैं लीव्स में, पत्ते में, लेकिन लीफ में कहाँ पाया जाता है ना? ये भी तो क्वेश्चन है ना। तो ये मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। एक तो आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, और हालांकि ये आईसीएसई बोर्ड में तो छठी क्लास का बच्चा पढ़ता है और आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। जो बच्चे सीबीएसई के होंगे या अदर बोर्ड के होंगे, 9th क्लास तक तो बता ही दिया जाता है, बट आप लोग को याद नहीं होगा। देखिए, सबसे सिंपल कौन सा आपको लग रहा है देखने में? सबसे सिंपल ये डायग्राम है। चलिए इसको निकालते हैं। देखिए, मेसोफिल सेल्स क्या है? मेसोफिल सेल्स ये रहा। हाँ, अगर आप एक लीफ के ट्रांसवर्स सेक्शन को देखते हैं, ये क्या है? व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? टीएस ऑफ लीफ। अगर आप क्या करते हैं, एक टीएस ऑफ लीफ को देखते हैं, यहाँ लगाया मैंने इसको, ठीक है। अब समझिए तो होगा क्या, बाकी चीजों को रहने दीजिए, एक छोटी सी बात समझिए। अपर एपिडर्मिस और ये नीचे वाला पिंक कलर का लोअर एपिडर्मिस, दोनों के बीच में ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी सेल्स भरे हैं उनको हम मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। जैसे पैलिसेड मेसोफिल, ऐसे रॉड लाइक हुआ तो स्पॉन्जी मेसोफिल, जो भी है। जैसे आपने ब्रेड का सैंडविच बनाया तो ऊपर एक ब्रेड लगाया, नीचे एक ब्रेड लगाया, और बीच में क्या कर दिया आपने? स्टफ भर दिया। ऐसी है ना, ऐसी बनता है ना ये। तो आपसे मैं पूछ रही हूँ कि व्हाट आर, क्योंकि भाई लिखा है यहाँ पे, ये कहा साइट ऑफ अकरेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? पत्तों के मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। तो ये ऊपर वाला मैंने बताया अपर एपिडर्मिस, नीचे वाला लोअर एपिडर्मिस, और इसके बीच में जो है दैट आर मेसोफिल सेल्स। अब आया समझ में? अब आया सबको समझ में? ये मेसोफिल सेल्स है। क्या है ये? व्हाट आर दीज यस मैम। स्ट्रक्चर? हाँ, समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, फटाफट ग्रास्प भी करेंगे, समझेंगे भी। और अगर अभी आपको टाइम नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि मैं तो जल्दी जल्दी करा ही रही हूँ अपनी तरफ से, तो बैठ के एटलीस्ट ये सारा होमवर्क आप कर लेंगे। एक बस साइट ऑफ अकरेंस लिख देती हूँ, ज्यादा मैं वैसे भी नहीं लिखूंगी। चलिए सिर्फ मैं एक लिख देती हूँ, साइट ऑफ अकरेंस, साइट ऑफ अकरेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, साइट ऑफ अकरेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये कहाँ पाया जाएगा? ये मिलेगा आपको मेसोफिल सेल्स में, मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स, मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स ऑफ द, मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स, ठीक है। याद रखना है आपको, ठीक है। कैसे होते हैं ये? अब अगर कंप्लीट के बारे में हम बात करें तो ऐसे ओवल स्ट्रक्चर होता है ना, ये तो 3D बना के यहाँ पे ऐसा करा है इसने। प्लांट फिजियोलॉजी में इसका ज्यादा बेटर डायग्राम बना हुआ है, मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। मुझे वो भी मिल जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए मैं यहीं पे सर्च कर देती हूँ आपको। जो एक स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ ना कि प्लांट फिजियोलॉजी में आपकी एक और डायग्राम बना हुआ है, वो मैं आपको शो कर देती हूँ। देखिए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एक और डायग्राम है, ये वाला है शायद, या फिर इसमें कलर चेंज कर दूं अगर मैं,
डायरेक्ट एनसीईआरटी का ये देखिए, ये है, मिल गया। ये देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम सबसे बेस्ट है ये। नेक्स्ट पेज पे मैं इसको लगा देती हूँ। ये क्या है, सिंपल डायग्राम है। जैसे इसमें अब ये भी आपके एनसीईआरटी बुक का ही है। सेल चैप्टर में गलती क्या करी है, 3D समझाने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से बच्चों को समझ नहीं आता। इससे सिंपल कोई डायग्राम हो सकता है क्या? बहुत सिंपलेस्ट वे में इसको बनाया गया। ये आप ही के एनसीईआरटी बुक में प्लांट फिजियोलॉजी में ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगा। मैं कहीं दूसरी जगह से नहीं लेके आई इसको, एनसीईआरटी किताब का डायग्राम है आपकी, है ना। मैं बस मेंशन कर देती हूँ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ structure of structure of chloroplast, structure of chloroplast। ठीक है, हो गया ये। अब इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट, इसको बना लेंगे। ये बनाने लायक है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है ये, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये डायग्राम बहुत इजी है, इसको आप बना सकते हैं इजीली। चलिए, हो गया ये। और मैं कहाँ थी, मैं आपको बता रही थी कि कहाँ पाए जाते हैं ये। तो मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। कैसे होंगे? हाँ, क्यों इसको बोला जाता है लेंस शेप्ड? जैसे फिजिक्स में जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप ऐसे लेंस का ये शेप बनाते हैं ना, ऐसे। तो उसकी वजह से इसको बोला जा रहा है कि कैसे ये लेंस शेप्ड है ना। कैसे ये लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ओवल भी हो सकता है, अभी वाला ओवल देखा आपने, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, डिस्क्वायड भी हो सकते हैं, रिबन शेप्ड भी हो सकते हैं। लेंथ जो इनका है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो लंबाई इसकी जाएगी वो 5 से 10 माइक्रोमीटर है। लेंथ कितना जाएगा इसका? 5 to 10 माइक्रोमीटर। और विड्थ जो इधर से इधर तक है, चौड़ाई जो है इसकी, वो 2 से 4 माइक्रोमीटर जाएगा। कितना जाएगा वो? 2 से 4 माइक्रोमीटर जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ आता ही है, ये याद करना होता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्लेमाइडोमोनास के अंदर एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और हालांकि अगर एल्गी वगैरह तो काफी मतलब बैकवर्ड कैटेगरी में आते हैं, उसमें भी 20 से 40% पाया जाता है, लेकिन क्लेमाइडोमोनास में सिर्फ एक पाया जाता है। तो आपसे अगर पूछा गया, आपसे आपके पास 3-4 स्पेसिमेन का नेम अगर लिखा गया और पूछा गया कि आपको बताना है किसके अंदर सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो क्लेमाइडोमोनास को टिक करना है। क्लेमाइडोमोनास कंटेन्स ओनली 1 क्लोरोप्लास्ट। मैं नोट करके लिख देती हूँ, नोट करके आप लिख लीजिए। क्लेमाइडोमोनास 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 contains only one क्लोरोप्लास्ट। सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट होता है इसके पास। चौंकाने वाली बात है ये। एक एक सिंगल सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट ये कैरी करने का काम करता है, ठीक है। आगे देखिए, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। देखा आपने, दो में से एक इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है, और इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन जो है वो लेस परमिएबल है, मतलब चीजों को आने जाने की अनुमति, चीजों को आने जाने की परमिशन जो है बहुत मुश्किल से देता है, ठीक है। और इसका जो स्पेस है उसको बाउंड्री करने का काम बेसिकली किसने किया है? इनर मेम्ब्रेन तो करता ही है, लेकिन इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज स्ट्रोमा। क्या कहते हैं हम उसको? स्पेस जो पूरा इसके अंदर प्रेजेंट है, ये जो स्पेस है इसके अंदर जो भरा हुआ है, इसके अंदर क्या है? वो स्ट्रोमा है। क्या है वो? स्ट्रोमा है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं जिनको थैलेकोइड्स बोलते हैं, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है? ये स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है। अगर आप इन थैलेकोइड्स का स्टैक्स बना दें, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रैना कहते हैं, सिंगुलर ग्रैनम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे अगर हम देखते हैं तो इनको एक ट्यूब्यूल
जो है वो जोड़ने का काम करता है, जिसको हम लोग स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। स्ट्रोमा लैमेला का प्लूरल जो है स्ट्रोमा लैमेली हो जाता है, जो कि थैलाकोइड्स को जोड़ने का काम करता है। यानी कि एक थैलाकोइड को दूसरे थैलाकोइड से जब आपने जोड़ा तो डिफरेंट ग्राना जो है उनका भी कनेक्शन वहां पे हो गया, ठीक है। और जो थैलाकोइड के अंदर, जैसे मैंने एक थैलाकोइड बनाया, तो इसके अंदर जो ये स्पेस है ना, इसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? ल्यूमेन बोलते हैं। अगर आपको इसका इंपॉर्टेंस देखना है थैलाकोइड का, एक डायग्राम आपको बताऊंगी, उसके बाद आप बोलेंगे बस अब हमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, मतलब उसको प्लांट फिजियोलॉजी में तो समझना ही है। अगर मैं यहाँ पे आपको कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस शो कर दूं, ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, तो एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो आपके पास बना हुआ है दैट इज एक्चुअली वन थैलाकोइड। बहुत ही ज्यादा ये क्या है आपके लिए हैरान करने वाली बात होगी। आगे देखिए, यहाँ भी लगाया जा सकता है, एक और पेज तो है आपके पास जिसपे नोट लिखा था मैंने, देखिए केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। आगे पढ़ना आपको, अभी नहीं पढ़ना, पढ़ाई नहीं करा रही मैं, बस आपको एक छोटी सी बात समझा रही हूँ कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ थैलाकोइड। कैसे थैलाकोइड के बारे में आप जो पूरी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे बन गया? ऐसे बन गया कि एक थैलाकोइड, सिर्फ एक जो थैलाकोइड है, ये आगे जाके फोटो सिस्टम 1 भी होगा, इसके अंदर फोटो सिस्टम 2 भी होगा। और ये क्या है, एक थैलाकोइड के अंदर जब इतना मेजोरिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि सारे थैलाकोइड्स मिलके कितना काम कर रहे होंगे, है ना। तो ये क्या है, वन थैलाकोइड है। अच्छा, उसके अंदर मैं क्या समझा रही थी आपको, इसके अंदर ये जो खाली जगह है, तो ये देखिए ल्यूमेन लिखा है इसने, इसको ल्यूमेन बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। तो इसके ल्यूमेन को समझाने के लिए सिर्फ मैंने ये डायग्राम लगाया है आपके लिए, बाकी मुझे और कुछ नहीं समझाना था आपको, सिर्फ ल्यूमेन, बाकी आप प्लांट फिजियोलॉजी भी समझेंगे, ठीक है। आगे देखिए, तो उसके स्पेस को क्या कहते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। और स्ट्रोमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि आगे जाके इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाने में इसको हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके पहले सिर्फ एक ऐसा ऑर्गेनल मैंने आपको समझाया था जो कि ऑटोनोमस था। अब यहाँ पे सिर्फ ये प्लास्टिड ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इनको भी हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स होंगे इसके पास, क्लोरोफिल पिगमेंट्स भी हैं थैलाकोइड्स के अंदर प्रेजेंट है। और राइबोसोम जो है इसका कैसा है? 70s टाइप का है, साइटोप्लाज्मिक वाला नहीं है। राइबोसोम तो वहां भी होता है ना, बट यहाँ पे किस टाइप का है? 70s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट है, ये बात आप याद रखेंगे। इन पॉइंट्स को समझने में कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है बिल्कुल? इतना समझने में कोई दिक्कत किसी को? सारे क्वेश्चन समझ आए आपको? क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल यस सेल। मैम। हाँ, क्वेश्चन सुन लीजिए फटाफट, रिवाइज करा देती हूँ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके दिमाग में आएगा नहीं नहीं हम तो कर लेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर हम कर लेंगे, तो फिर किसी और टीचर से बायोलॉजी पढ़ लीजिए। मैं आपको नीट के लिए ही तैयार करा रही हूँ, चाहे आप किसी भी क्लास में कैसे भी पढ़ाई कर रहे हो, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन सुन लीजिए फटाफट, जाके ढूंढिएगा, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में नीट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बोल रही हूँ कि नेम दैट ऑर्गेनिज्म विच कंटेन्स ओनली वन क्लोरोप्लास्ट। आंसर क्या होगा? क्लेमाइडोमोनस। आंसर क्या होगा? क्लेमाइडोमोनस, ठीक है। देन मैंने आपको अभी क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 1, एक पेज लेती हूँ ताकि मैं आपको रिकॉल भी कराती रहूं। ये डायग्राम ही रहने दीजिए, इसमें सॉल्व भी हो जाएगा, यहाँ लिख रही मैं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा? किसके पास एक क्लोरोप्लास्ट होता है? क्लेमाइडोमोनस के पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट? कहाँ होगा ये? मेसोफिल सेल में होगा, एपिडर्मिस में। बहुत सारे बेवकूफ बच्चे होते हैं मेसोफिल सेल। हाँ, उनको ऐसा लगता है अच्छा एपिडर्मिस सबसे ऊपर होता है, तब तो यही होता होगा, जबकि ज्यादा ये कहाँ पाए जाते हैं? मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, all the important all the important reactions of photosynthesis takes place in। अब आपको लिख दिया जाएगा स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा, थैलाकोइड, किसको टिक करेंगे?
थैलाकोइड को। कहाँ होगा वो, अभी भी दिखाया मैंने आपको, कहाँ होता है, थैलाकोइड्स में होते हैं, ठीक है। नेम द स्टैक ऑफ थैलाकोइड। थैलाकोइड को जब आपने स्टैक बना दिया तो क्या नाम देंगे उसको, ग्रैनम। क्या बोलेंगे उसको, ग्रैनम बोलेंगे। विच मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज लेस परमिएबल। अब ये क्वेश्चन लगता है कि क्वेश्चन बनना चाहिए इसको, बट है ये क्वेश्चन। तो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन जो है ये लेस परमिएबल होता है। ये क्या होता है, लेस परमिएबल होता है। नेम द फ्लूइड विच इज फिल्ड इन क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रोमा। नेम द कनेक्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ टू ग्राना। तो क्या लिखेंगे, स्ट्रोमा लैमेला या स्ट्रोमा लैमेली लिखेंगे, ठीक है। द स्पेस विद इन द थैलाकोइड इज नोन एज ल्यूमेन। क्या कहते हैं उसको, ल्यूमेन कहते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। व्हाई इज द, 10वां आखिरी क्वेश्चन बोल रही है, व्हाई इज द क्लोरोप्लास्ट रेफर्ड एज एन ऑटोनोमस स्ट्रक्चर, बिकॉज इट कंटेन्स इट्स ओन सिंगल सर्कुलर डीएनए, ठीक है। इसके पास डबल स्टैंडर्ड, अब डीएनए तो होता ही डबल स्टैंडर्ड है, इसमें बताने वाली कौन सी बात है। तो मैंने आपको बैठे बैठे 10 क्वेश्चंस बताए और आपने इन क्वेश्चन के आंसर्स भी आज की क्लास में सीखे। अगर आपको समझ आया है सब कुछ तब तो आप बहुत इंटेलिजेंट है, और अगर आपको याद रहता है तो ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है बिल्कुल। ये सारे, ये तो आपके एनसीईआरटी का ही था, ये एक डायग्राम आपको मैंने शो करा है, और ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स बताए हैं। तो प्लास्टिड्स में जितनी मास्टरी हो सकती थी मैंने आपको बताया है। मुझे नहीं लगता है किसी बच्चे को समझने में कहीं कोई दिक्कत हुई होगी, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। आगे देखिए, छोटा सा है राइबोसोम, उसको भी समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट किसको देखते हैं, राइबोसोम्स को देखते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट ये होगा कि हाँ राइबोसोम भी हमने आज की क्लास में सीख लिया है ना। तब जाके नेक्स्ट क्लास में साइटोस्केलेटन मैं स्टार्ट करूंगी। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में कहीं कोई डाउट किसी को, क्लियर है बिल्कुल, क्लोरोप्लास्ट क्लियर है बिल्कुल। मैम, यस मैम। चलिए ठीक है, क्वेश्चंस करके देखेंगे नीट वाले, ठीक है। आगे बढ़ रही हूँ मैं। अब हम लोग राइबोसोम्स पे चलते हैं। यहाँ तक तो हो गया, हाँ राइबोसोम्स देख रहे हैं। चलिए, आपसे छोटी क्लासेस में क्वेश्चन पूछते थे टीचर, मैं याद दिलाती हूँ। क्वेश्चन ये पूछा जाता था, नेम द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द सेल। याद आया, क्या पूछा जाता था आपसे, नेम द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द सेल। सेल के सबसे छोटे ऑर्गेनल का नाम बताइए। तो सेल के सबसे छोटे ऑर्गेनल में आप किसका नाम लिखते थे, राइबोसोम्स का नाम लिखते थे। हर बच्चा राइबोसोम ही लिखता है, सबसे छोटा ऑर्गेनल है किसका, सेल के अंदर का। और इसको ढूंढने का काम किया था जॉर्ज पैलेट ने 1953 में। राइबोसोम या राइबोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट। ये पूछा जाता है, ये नीट का क्वेश्चन है। इसको किन्होंने ढूंढा था, जॉर्ज पैलेट ने ढूंढा था, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड प्रोटीन एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ठीक है। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है तो हम क्या बोले, मेम्ब्रेन। एक सब यूनिट ये रहा और दूसरा ये है, बस दो सब यूनिट से एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है, दोनों से मिलके ये बना होता है, ठीक है। और इसके जो राइबोसोम्स के जो टाइप है वो दो टाइप के हैं। टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स जब हम लोग करते हैं ऐसे, टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। तो इसके जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, एक है 70s टाइप ऑफ राइबोसोम, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम, और दूसरा है 80s टाइप ऑफ राइबोसोम। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज एस, तो स्वेडबर्ग्स यूनिट
की वजह से इसके पीछे हम एस लिखते हैं। होता ये है कि अगर आप एक, मैं एग्जांपल आपको छोटा सा दे रही हूँ, अगर आप 1 ग्लास वाटर लेते हैं, पानी लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर अगर आपने कुछ छोटे छोटे पेपर कटिंग्स डाल दिए, पेपर पेबल्स डाल दिए हैं, और कुछ अगर आपने स्टोन पीसेस डाल दिया है, तो स्टोन पीसेस जो है नीचे जाके पेंदी में बैठ जाते हैं, पता है आपको, बॉटम में जाके वो वहां पे सेडिमेंट कर जाएंगे, ठीक है। मतलब दोनों को आपने एक साथ डाला, मेरा क्या बोलने का मतलब, आप इसको और ब्लू वाले को आप एक साथ डाल रहे थे, लेकिन कुछ देर के बाद क्या होता है, ये नीचे जाके सेडिमेंट कर जाते हैं। इसका मतलब है कि इसके सेडिमेंटेशन का रेट ज्यादा है और इसके सेडिमेंटेशन का रेट कम है, तो इसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोला जाता है। देखिए क्या बोला जाता है इसको, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोला जाता है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली क्या करता है, इन डेंसिटी और साइज को मेजर करता है। क्या करता है, ये डेंसिटी और साइज को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और प्लस प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, उनके पास 70S टाइप का राइबोसोम होता है, याद आया आपको, ठीक है। और हर एक राइबोसोम में खासियत ये है कि इनके पास 2 सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें से एक लार्जर सब यूनिट है और दूसरा क्या है, स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है। एक तो मैं 70S वाला टाइप जो है मैं लिख दूं, मेंशन कर दूं, इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कौन कौन सी चीज याद रखनी है राइबोसोम में, पहली बात, डिस्कवर्ड बाय यहाँ पे जॉर्ज पैलेडिन 1953, 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम, 70S एंड 80S। 70S वाला जो है ये कहाँ पाया जाएगा आपको, इसमें 70S में लिख लीजिए, प्रेजेंट इन all prokaryotes and mitochondria and plastids। इन सब में क्या पाया जाएगा, 70S टाइप का। 80S कहाँ पाया जाएगा, इन यूकैरियोट्स। एक ये भी इंपॉर्टेंट बात है, डिस्कवर किन्होंने किया था, दूसरी बात, इसको डिस्कवर करने का काम किया था जॉर्ज पैलेट ने, ठीक है। तो कितने सब यूनिट होते हैं इसके, 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट होगा और दूसरा क्या होगा इसका, स्मॉल सब यूनिट होगा। एस किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को, या फिर स्वेडबर्ग्स यूनिट को। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है, उसके सेडिमेंटेशन का रेट है, जो कि डिपेंड करता है उसके डेंसिटी और साइज के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके डेंसिटी और साइज के ऊपर डिपेंड करने का काम करता है। एक लाइन यहाँ पे लिखी गई है आपके एनसीईआरटी में, आपको बताया जा रहा है, they are composed of ribonucleic acid and proteins and are not surrounded by any membrane। एक्चुअली ऐसा लिखना नहीं चाहिए था, यहाँ पे एक सीधी सी लाइन लिख दी गई कि दे आर कंपोज्ड ऑफ नहीं, एक्चुअली आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ। जिन बच्चों ने 12th में पढ़ाई करी है, आप जब 12th में पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा। मैं आपको एक सेंट्रल डॉगमा समझाती हूँ, जो सेल चैप्टर स्टार्ट करते के साथ मैंने आपको बताया था। देखिए इसको मैं समझाती हूँ आपको, थोड़ा हैंग कर रही है। देखिए सेंट्रल डॉगमा ऑफ या ब्लूप्रिंट ऑफ सेल क्या है, डीएनए हमेशा आरएनए बनाने का काम करता है, आरएनए फिर प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन फिर यहाँ पे, तो इस प्रोसेस में आरएनए जब प्रोटीन बना रहा होता है तो उसके प्रोसेस में बैक टू बैक वहां पे बैकग्राउंड में कौन वर्क कर रहा होता है, राइबोसोम वर्क कर रहा होता है। तो यहाँ पे समझाने में या फिर लिखने में समझ नहीं आया कि लिखना क्या है, तो बोल दिया गया दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। इनका क्या एसोसिएशन है, कैसे काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ऐसा क्यों लिखा गया है, ये आपको क्लास 12th में अच्छे से बताया जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल समझाए हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज
प्लास्टिड्स एंड सेकेंड इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैंने कुछ लिखा नहीं है इसमें, ये एनसीईआरटी की लाइन से बस मैंने आपको समझाया है। ठीक है, आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए ठीक है, लीव करती हूँ मैं।